तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। टारगेट 95% है। तो टारगेट अगर 95% है तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी हम लोगों को, तभी जाके अच्छा मार्क्स आ पाएगा। ठीक है, जो भी बात मैं स्पष्ट आप लोग से बता दे रहा हूँ। अगर टारगेट अगर 95% आप रखें तो अगर सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहिए, अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसकी बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से। मतलब हर एक विषय में आपको 90 नंबर 95 नंबर लाना होगा 100 में। ठीक है, तब जाके आप इतना अंक अच्छे से अर्जित कर पाएंगे। तो आइए मैं आप लोगों को तैयारी करा रहा हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न सभी डिस्कस करने वाले, जो कि महत्वपूर्ण होंगे। और सारे प्रश्नों को तैयार करना है। अगर टारगेट आपने अच्छे तरीके से अचीव करना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद करके ही जाना होगा। तो आइए प्रश्न नंबर पहला डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपके देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न नंबर पहला। मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ। प्रश्न पहला है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अब क्या बताया जाए। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त है। देखिए, भारत का एक राज्य ऐसा है जो कि जम्मू कश्मीर है, उसका खुद का संविधान है, उसका खुद का संविधान है और इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त है। जो हमारा भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को ये विशेष अधिकार मिला है कि इनका खुद का संविधान रहेगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा, याद भी हो गया होगा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य जिसका अपना संविधान है, जम्मू कश्मीर। बस क्लियर, इतना पॉइंट आपको लिखना है। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि संघीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। संघीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था क्या है, इसको आइए जानते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था में सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं। इस शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, परंतु केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को महत्वपूर्ण कार्य करने का आदेश नहीं दे सकती है। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था ये होती है कि संघीय शासन व्यवस्था में सभी अपने स्तर पर, सभी सरकारें अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य कर सकती हैं। लेकिन इस शासन व्यवस्था में जो केंद्रीय सरकार होती है ना, देखिए, केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार को और स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है, लेकिन केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को महत्वपूर्ण कार्य करने का आदेश नहीं दे सकती है। केंद्र जो सरकार होता है वो प्रांत सरकार और स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती है महत्वपूर्ण कार्य करने का। ठीक है, इसी को कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। क्लियर हो गया ना। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार याद करना है, रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट को पकड़ना है। संघीय शासन व्यवस्था में सभी सरकारें अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो केंद्रीय सरकार होती है वो प्रांतीय सरकार स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, परंतु केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को महत्वपूर्ण कार्य करने का आदेश नहीं दे सकती है। बस क्लियर हो गया, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, याद हो गया प्रश्न। चलिए बढ़ेंगे हम प्रश्न अगले प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा है, एकात्मक शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। एकात्मक शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में निहित होती हैं। वह राज्य तथा स्थानीय स्तर की सरकारों को आदेश देती है। एकात्मक शासन व्यवस्था जो होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था में जो शासन की समस्त शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के हाथों में निहित होती हैं। मतलब पूरा का पूरा शक्ति किसमें, केंद्र सरकार के हाथों में होती है, और केंद्र सरकार राज्य व स्थानीय स्तर की सरकारों को आदेश देती है काम करने के लिए। बस याद हो गया प्रश्न नंबर तीसरा। रट्टा मारने की जरूरत है कुछ नहीं, कंसेप्ट को पकड़ना है, एग्जाम अच्छे तरीके से क्वालिफाइड कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में कितने स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में कितने स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। कौन कौन, संघ या केंद्र सरकार और राज्य या प्रांतीय सरकार।
भारतीय संविधान में मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। पहला संघ या केंद्र सरकार और दूसरा राज्य या प्रांतीय सरकार। बस प्रश्न याद हो गया? कुछ है इसमें? कुछ नहीं, आराम से चीज़ों को समझ पाएंगे आप। इसको नोट्स करके याद करके ही आप पहुँचिए, ठीक है, एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, आइए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ? भारतीय संघ का जो गठन हुआ किस सिद्धांत पर हुआ? आइए देख लेते हैं। तो भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। भारतीय संघ का गठन किस पे? संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है, जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। भारतीय संघ का गठन किसके द्वारा? संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है, जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया जाता है। उसी को भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ? तो इस सिद्धांत पर हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संघ सूची में किन विषयों को शामिल किया गया है? आपसे प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संघ सूची तैयार किया गया, उनमें किन विषयों को शामिल किया गया? तो उत्तर के माध्यम से समझेंगे कि संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा को शामिल किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के बारे में उल्लेख है। पूछा हमसे कि संघ सूची में किन विषयों को शामिल किया गया? तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा को शामिल किया गया है। और 7वीं अनुसूची में कितने? 3 सूचियों के बारे में क्या उल्लेख है? ये प्रश्न नंबर 6 है। आई होप अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे और उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 7वां जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि भाषाई राज्य से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाषाई राज्य से क्या तात्पर्य है? तो भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली एवं परीक्षा थी। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली एवं परीक्षा थी। यह प्रथम बार वर्ष 1956 में प्रभावी हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाएं, यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके आगे है सीमाएं तक हो गया, सीमाएं बदली गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक भाषा को बोलने वाले व्यक्ति एक राज्य में ही रहें, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 7वां भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8वें की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 8वां वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है। तो उत्तर लिखेंगे कि भारत में 40% लोगों की मातृभाषा क्या है? हिंदी है। इसे राजभाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है भारत में। इसे राजभाषा के रूप में भी क्या मान्यता प्राप्त है। ये प्रश्न नंबर 8वां बोला, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे प्रश्न याद करके ही आपको पहुंचना है। चलिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो उत्तर लिखेंगे कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है? राज्य सरकार को है। राज्य सूची के विषयों पर अगर कोई कानून बना रहा है तो उसका सिर्फ अधिकार किसको होगा? राज्य सरकार को होगा, ठीक है। यह प्रश्न नंबर 9 कह रहा है। आई होप प्रश्न नंबर 9 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 10वां, प्रश्न नंबर 10वां है कि समवर्ती सूची में किन विषयों को शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में किन विषयों को शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना एवं उत्तराधिकार जैसे विषयों को शामिल किया गया है। अब हमसे प्रश्न पूछा कि समवर्ती सूची में किन विषयों को शामिल किया गया है, तो बस यही आपको लिख देना है कि समवर्ती सूची में शिक्षा को, वन को, मजदूर, संघ, विवाह,
गोद लेना उत्तराधिकार जैसे विषयों को क्या करना है, शामिल किया गया है। आई होप आपको प्रश्न नंबर 10वां भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरीके से। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों का प्रश्न नंबर 10वां क्लियर हो गया होगा। ये हम लोग लघुत्तरीय बात कर रहे थे, ठीक है। देखिए, कुछ प्रश्न में लघुत्तरीय प्रश्न लिख के लेकर आया हूँ, तो अति लघुत्तरीय था, वहाँ तक क्लियर हो गया। इस प्रश्नों को एक बार आप देख के जाइएगा, ठीक है। अगर आंसर नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन प्रश्नों को आपको देख कर ही जाना है। प्रश्न क्या है, जैसे पहला प्रश्न है, संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आप एक बार रिवाइज करके जाइएगा लघुत्तरीय के लिए। भारत की भाषा नीति पर नीचे 3 क्रियाएं दी गई हैं, इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दीजिए। तो वहाँ पे 3 आपको प्रतिक्रिया देगा, उसी में से आपको कोई ना कोई आपको तर्क मतलब उसका समझाना होगा उदाहरण देके। तीसरा प्रश्न आपको तैयार करके जाना है कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। इस प्रश्न को भी आपको एक बार देख के ही जाना है। शासन के संघीय राज्य और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। जितना प्रश्न बोल रहा हूँ सारे प्रश्न एक बार देख के ही जाइएगा। सत्ता के विकेंद्रीकरण में स्थानीय शासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा इसी प्रश्न को इस प्रकार पूछ देता है कि विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई कि निम्न 4 का उल्लेख कीजिए। और लास्ट प्रश्न जो कि आपको तैयार करके जाना है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसको आप लोग एक बार देख के ही जाइएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।